ये वो कुछ एविडेंस है जिससे पता लगता है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म उस जमाने में यहाँ पर भी था। इसका मतलब ये है कि एक जमाने में टर्की में भी कौन सा धर्म था? हिंदू धर्म था। आर्मेनिया के अंदर जो है वो एक्चुअली जो वो है ना मित्र का मंदिर है, वो आज भी यार यहाँ पर अभी भी पूजा होती है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक जमाने में हिंदू धर्म था। बाकू अजरबैजान के अंदर उसका कैपिटल है, वहां पर अभी भी एक अग्नि टेम्पल है जो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। और इसको एक्चुअली 3 धर्म मानते हैं इसको, है ना, हिंदू धर्म भी मानता है, पारसी भी मानते हैं, सिख धर्म भी मानते हैं। और यहाँ पर ऐसा दावा किया जाता है कि या तो ये बाकू का अग्नि मंदिर है, इसमें दुनिया की सबसे पुरानी आग है, या फिर अपने बनारस के अंदर एक घाट है जिसका नाम है हरिश्चंद्र घाट। तो कहते हैं हरिश्चंद्र घाट के ऊपर भी सबसे दुनिया की सबसे पुरानी आग है जो लगातार जल रही है 3,500 साल से, ऐसा मानते हैं कि 3,500 साल में उस आग वो आग एक बार भी कभी बुझी नहीं है। वैसे वैसे ये एक्चुअली फायर टेम्पल है, ये भी ऐसा ही है। इसके बारे में भी लोगों का दावा यही है। ये वो हालांकि कमरा तो बहुत ही छोटा सा टाइप से बनाया हुआ है, पर इसके अंदर जो आग जल रही है, जो कह रहे हैं लगातार 3,500 साल से क्या है, जल ही रही है, वो ये कभी भी अभी तक बुझी नहीं है। हाँ, इसमें टाइम टू टाइम लकड़ियां डालते रहते हैं, ये चलती रहती है। ये वो मित्र टेम्पल है जिसका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन ही 2,000 साल पुराना माना गया है, और इसके अंदर अभी भी मित्र देवता की पूजा होती रहती है। ठीक है, आप में से जबकि मैं कह रहा हूँ 80% लोग, 80 क्या 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये नाम ही पहली बार सुना होगा, मित्र नाम का भी कोई देवता होता है। हाँ, तो मित्र नाम का एक देवता होता है जो वैदिक परंपराओं में होता है, ठीक है, और अपन लोग उनको वर्तमान में भूल चुके हैं, हम लोग उनको नहीं पूज रहे हैं, जबकि ये लोग अभी भी इसको मित्र को पूज रहे हैं। मित्र को क्या कर रहे हैं, ये पूज रहे हैं। विदत के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, पर कभी विदत काम करती क्या थी, तब एक करते हैं विदत बहुत ज्यादा पुरानी थी। फिर कहते हैं विदत का मुख्यतः काम क्या था, तो विदत का मुख्य काम था मार्गदर्शन करना। क्या करना है? और मार्गदर्शन के अलावा इसका काम क्या था? तो कहते सब लूट का बंटवारा करती थी। लूट का बंटवारा मतलब जो है विदत के लोग, एक्चुअली मान लीजिए कुछ लोग गए लूटपाट करने के लिए, और वो लूटपाट करके 4 गाय लेके आके, अब वो ये एक्चुअली लोग जो है वो है कोई 21 लोग गए थे और गाय कितने लाए हैं, 4। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये गाय किसको दें। ठीक है, तो फिर विदत के पास जाते थे और कहते थे साहब हम लोग 21 लोग गए थे और 4 गाय लूट के लेके आए हैं, अब आप डिसाइड करो ये गाय किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। क्योंकि उस जमाने में लूट में कैश तो मिलता नहीं था, लूट में यही सब चीजें मिलती थी, 4 गाय, 3 बकरियां, 2 भेड़ें, एक कुत्ता, ये सब हम लोग लेके आ गए। तो फिर विदत कहते थे कि अच्छा तुम लोग हो। तो विदत के होते थे सबसे बुजुर्ग लोग, उनको पूरा अनुभव होता था कौन कितनी लूट में कितनी बार गया था। तो फिर विदत कहते थे कि देखो ये आदमी है ना, ये लगातार 9वीं बार लूट में गया है और अब तक इसको हिस्सा नहीं मिला है, इसलिए हमारा निर्णय ये है कि एक गाय हम लोग इसको देते हैं। ये आदमी अभी तक 8 बार गया है, इसलिए एक गाय हम क्या है इसको देते हैं। फिर बीच में ये तुम 4 लोग हो जो एक्चुअली तुम लोग 6-6 बार लूट पे गए हुए हो, पर फिर भी एक्चुअली क्या कि ये आदमी है, ये अभी 5 बार ही गया है लूट पे, पर इसकी फैमिली के अंदर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इस समय दूध की आवश्यकता है इनको थोड़ी क्या है, ज्यादा है। इसलिए हमारा निर्णय है कि हम इनको प्रायोरिटी पे रखे, पहली लूट में ये पहली मतलब 5वीं बार ही है, पर एक गाय है इसको देते हैं। फिर एक के बारे में कहते हैं भाई ये आदमी तुम्हारे साथ लूट में पहली बार ही है, पर फिर भी इसके घर में बुजुर्गों के बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमारा निर्णय है कि हम एक गाय क्या है इसको देते हैं। और वो विदुत जैसे भी निर्णय लेती थी सब लोग मान लिया करते थे, इसलिए विदुत का काम होता था कि लूट का प्रॉपर तरीके से क्या करना, बंटवारा। उसमें दोनों चीजों को देखते थे कि भाई कौन कितनी बार लूट पे गया है और इस समय इस जानवर की आवश्यकता किसको ज्यादा है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के बारे में कहते थे कि भाई तू है ना अभी तो 11 बार लूट पे गया है, पर तेरे पास ऑलरेडी जो वो 50 गाय है, इसलिए हमें नहीं लगता तेरे को गाय की आवश्यकता है। तो वो आदमी कहता सही बात है सर, हालांकि मैं लूट पे तो कई बार गया हूँ, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे इस समय गाय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए ये गाय उसको दे दी जाए जिसको इस समय आवश्यकता ज्यादा हो। तो वो बस ये काम करती थी। फिर सभा, इसमें वरिष्ठ और कुलीन लोग हैं, और अगली संस्था उसका नाम समिति, तो लिखे समिति। पुरोहित का मतलब प्रधानमंत्री, क्या है प्रधानमंत्री। युवराज का मतलब भाई जो उत्तराधिकारी। सेनानी का मतलब क्या है, सेनापति। फिर होता था ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद था, ब्राजपति। क्या नाम था इसका, ब्राजपति। कुछ जगह पर इसको एक्चुअली वज्रपति भी लिखा गया है गलती से, जबकि सही शब्द यही है, ब्राजपति। ब्राजपति का काम होता था कि गोचर भूमि ढूंढना और गोचर भूमि की देखभाल करना। गोचर का मतलब क्या होता है, गायों के चरने के लिए भूमि, गायों के लिए चरने के लिए भूमि। अभी जैसे पश्चिमी राजस्थान में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, ओरण बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो ओरण बचाओ आंदोलन क्या है, यही है कि पहले हर गांव के अंदर कुछ जमीन छोड़ दिया करते थे, और वो जमीन होती थी पूरे गांव की सामूहिक भूमि, और उसका काम एक ही था, यहाँ पे गाय चरेगी। क्या करेगी, यहाँ पे गाय चरेगी। पर अब लोगों ने उसके ऊपर कब्जे करने स्टार्ट कर दिए हैं, लोगों ने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया है। इवन गवर्नमेंट भी उसको क्या कर रही है,
बेच रही है, तो इसलिए लोग इसको बचाने के लिए कुछ नए आंदोलन में जुड़े हुए हैं, तो वो है। तो इसका काम यही था, गायों के लिए जमीन ढूंढना, ठीक है, हमेशा ही। और ये इसका काम होता था भाई गायों के लिए पर्याप्त भूमि है या नहीं है। अभी अपन लोग जब इनकी सामाजिक स्थिति में बढ़ेंगे, वैसे अपन लोग राजनीतिक स्थिति में लिख चुके हैं कि ये यायावर जीवन व्यतीत करते थे। यायावर को वो कहते हैं घुमंतु, क्या कहते हैं? घुमंतु, इंग्लिश में बोलेंगे नोमैडिक लाइफ, ठीक है, मतलब ये परमानेंट एक जगह पर रहते नहीं थे, ये हमेशा घूमते फिरते रहते थे, मतलब कभी यहाँ रह लिए, कभी आगे चल गए, कभी आगे चल गए। और इनके घूमने के पीछे सबसे मेन पर्पज था वो एक ही था, गायों के लिए चारा। गायों के लिए क्या है? चारा, पशुओं के लिए चारा। जब तक यहाँ पे पशुओं के लिए चारा अवेलेबल है, तब तक यहाँ पर बैठे हैं। जैसे ही चारे की थोड़ी बहुत कमी हुई, तो यहाँ से मतलब उठ के 30 किलोमीटर दूर जाकर बैठ गए, जहां पर पर्याप्त मात्रा में क्या है? चारा है। और ये यायावर जीवन अभी भी लोग व्यतीत करते हैं। जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वहां पर एक समाज, सोसाइटी है, जिसको बोलते हैं देवासी समाज। देवासी जिनको बोलते हैं रबारी भी, ठीक है। तो देवासी समाज में बुजुर्ग लोग, अब युवाओं ने तो खैर पालन बंद कर दिया है पर जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर भेड़ें, बकरियां वगैरह पालते हैं। अब जब पास में चारा नहीं होता है अवेलेबल, तो वो एक्चुअली ना चारे की तलाश में एक रूट पे चले जाते हैं, और वो जाते हैं मालवा। कहाँ जाते हैं? मालवा। और वो मालवा के अंदर वहां पे अभी भी है एक्चुअली गोचर भूमि बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए वहां जाएंगे, फिर वापस 4-6 महीने बाद में लौट के वापस आएंगे, फिर वापस अगले साल फिर वापस वहां जाएंगे, फिर वापस लौट के आएंगे। तो ये जो एक्चुअली मूल रूप से आ रहे थे, उनकी लाइफस्टाइल भी यही थी, चारे की तलाश में भटकना। और ये लोग खेती वेती नहीं करते थे, खेती पे इनका फोकस कम था, इनका फोकस एक ही चीज पे था, बस एनिमल हस्बेंड्री, है ना, पशुपालन। किस पे था इनका? बस वो पशुपालन, कैसे पशुपालन करेंगे तो वो कर रहे थे ये लोग। तो ये जो ब्राजपति था, इसका काम होता था एक्चुअली भूमि ढूंढना। भूमि क्या है? ढूंढना। यही हमेशा मतलब इसके अंडर में बहुत सारे लोग होते थे, और यही आकर हमेशा जो वो मीटिंग में कहता था कि नहीं अभी भी चारा है, अभी भी चारा है। फिर ये किसी दिन मीटिंग में आकर कहता कि मुझे लगता है अब यहाँ पे चारा खत्म हो गया है, इसलिए हम लोगों को 4-6 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ से अपने बोर या बिस्तर बांध कर आगे की तरफ क्या है, बढ़ना चाहिए। तो फिर ये लोग बढ़ जाया करते थे आगे, तो ये इसका काम था। और जब भी गायों के ऊपर कोई भी आंच आती थी, तो ये आर्यों का क्या करता था? नेतृत्व था। ऐसा व्यक्ति जो रथ बनाता है, रथ को रिपेयर करता है और रथ को युद्ध के अंदर चलाता है, उसको बोलते थे सूत। क्या बोलते थे उसको? सूत। जैसे महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा, सूत पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, कि भाई कर्ण के जो पापा थे वो एक्चुअली सूत थे। वो क्या थे? सूत थे। वो एक्चुअली रथ बनाते थे और रथ चलाते थे, और रथ को वापस क्या करते थे? रिपेयर भी करते थे। इसलिए बार बार अंग मतलब महाभारत के अंदर एक्चुअली कर्ण का अपमान करने के लिए बार बार बोला जाता है कि तुम एक सूत पुत्र हो, तुम क्या हो? एक सूत पुत्र हो। हालांकि सूत रत्नीन होता था, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा जो निम्न मानते थे। फिर पालागल, क्योंकि पालागल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता था। पालागल को अपन ये भी कह सकते हैं वर्तमान की तारीख में राजदूत। क्या बोलते हैं इसको? राजदूत। तो ये एक्चुअली राजा का मित्र होता था, या फिर राजा का दूत भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वर्तमान में तो राजदूत बनना आसान काम है। वर्तमान में आप किसी के साथ में कुछ भी डील कर रहे हो, तो उससे पास मतलब उससे पहले आप, है ना, फोन के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो, सर मैं ऐसे ऐसे डील करने वाला हूं, तो क्या मैं कर लूं? पर जब इंटरनेट नहीं था, जब मोबाइल नहीं थे, उस समय अम्बेसडर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। अम्बेसडर को कहते हैं कि ये इस देश का प्रतिनिधि है, ये इस देश का क्या है? प्रतिनिधि। इसलिए यदि हम अमेरिका के साथ में आज से 50 साल पहले डील कर रहे थे ना, तो वो उसका राजदूत किया करता था डील पूरी। और राजदूत की हुई डील को ही ऐसा माना जाता था कि ये यूएस के प्रेसिडेंट ने हमारे साथ में डील की है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली टेलीफोनिक कनेक्शन तो जो वो मतलब सब पॉसिबल ही नहीं थे। वर्तमान में तो बहुत आसान हो गया है। वर्तमान में तो आप किसी भी आदमी को भेज दो अपना दूध बनाकर, और वो हर चीज करने से पहले आपको एक्चुअली कांटेक्ट करेगा, फोन करेगा और पूछेगा हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। वरना पहले बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए पालागल जो पहले होता था, वो राजा का सबसे खास दोस्त हुआ करता था। मतलब इसकी बात को राजा की बात ही मान लिया जाता था, इसलिए होता था भागदूत, राजस्व अधिकारी। हालांकि ऋग्वेदिक काल के अंदर ऐसा कोई टैक्स का प्रावधान नहीं था, पर फिर भी उत्तर वैदिक काल के अंदर टैक्स का प्रावधान हो गया था। तो भाई टैक्स का प्रावधान होगा, तो भाई टैक्स मतलब किस आधार पर लिया जाएगा? तो कहते हैं टैक्स एक्चुअली जो डिसाइड करते थे, है ना, एक चीज के आधार पर, पशुधन। कैसा? इसके पास कितना पशुधन है, और इस पशुओं से इसको कितना दूध मिलता है, और वो जो दूध मिल रहा है उसका एक भाग हम कर के रूप में लेंगे। एक भाग हम क्या लेंगे? कर के रूप में लेंगे। कि भाई आपका मेजरमेंट कैसे होता है प्रॉपर्टी का? वर्तमान के अंदर लोग ये देखते हैं कि आपके पास कितने प्लॉट है, कितने फ्लैट है, क्या गाड़ियां हैं, वो है। हमारे आप लोग गांवों में देखना, बुजुर्ग लोग
दादी दादियां और अपने अपने हमने ध्यान दादियां नानियां उनकी जनरेशन में अभी भी ये लोग यही पूछते हैं। हमारे उस साइड में बहुत कॉमन सवाल है, घरे दीनों को है थारे। ठीक है, दीनों का मतलब होता है घर पे तुम्हारे कितने पशुधन है। तब अपन कहते हैं कि हाँ 4 गायों हैं और 2 है ना भैंसे हैं। तो फिर वो पूछते हैं अच्छा अनमोल दूध कितना दे। तो फिर अपन कहते हैं हाँ है ना 3 गाय दूध देती है, एक भैंस भी क्या है दूध देती है। तो पुराने जमाने में बुजुर्ग लोगों का मूल्यांकन संपदा का इसी आधार पर होता था कि तुम्हारे पास पशुधन कितना है, क्योंकि जमीन की वैल्यू पिछले 25 साल में बढ़ी है। 1990 में उदारीकरण जब एक्चुअली 91-92 के बाद में उदारीकरण लागू हुआ, लिबरलाइजेशन जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो लिबरलाइजेशन के इम्पैक्ट आए 10 साल में। तो 10 साल के बाद में एकदम से जमीनों की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुई और फिर बहुत स्पीड से बढ़ी। एक जमाने में 5-5 हजार रुपए में प्लॉट मिल जाया करते थे, और एक जमाना नहीं, आज से 25 साल पहले ही। ठीक है, अभी वही प्लॉट जो वो मिल है ना अपने मतलब अपने है ना करोड़ों रुपए में मिल रहे हैं। एक समय में लोग गांवों के अंदर जो असहाय लोग होते थे उनको एक एक बीघा जमीन तो यूं ही दे दिया करते थे फ्री में। अच्छा भाई तेरे पास घर नहीं है क्या, ये ले, ये जमीन आज के बाद में तेरी, यहाँ पे अपना झोंपड़ा बना दे, यहाँ पे अपना क्या बना दे, झोंपड़ा बना दे, यहाँ पे रह। और वो लोग वैसे ही रहते थे और इतना था भी नहीं। लेकिन वर्तमान में जमीन की वैल्यू ऐसी हो गई है कि हम लोग गांवों में इंच इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं कि भाई इधर से इधर नहीं हो जाए, इधर से क्या है उधर नहीं हो जाए। तो पहले एक्चुअली संपदा का आंकलन केवल पशुधन ही था। पहले लोग जब अपनी मतलब अपनी बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढने जाते थे ना, तब उनकी चॉइस होती थी कि भाई ऐसा घर होना चाहिए जिसमें पशुधन बहुत ज्यादा हो। वर्तमान में जब आदमी रिश्ता ढूंढने जाता है ना, तब उसकी चॉइस होती है ऐसा घर होना चाहिए जिसमें पशुधन बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि मेरी बेटी से जो है वो ऐसे गाय गोबर के ये है ना गोबर वोबर ये जो फेंकना, दूध निकालना, दूध को मथना, बिलोना करना, ये सारे काम नहीं होंगे। इसलिए वर्तमान में आदमी ऐसी फैमिली ढूंढता है जिनके पास में पशुधन नहीं हो। पर पहले आदमी ऐसा परिवार ढूंढता था जिसके पास में पशुधन क्या है ज्यादा हो। तो वो कहते भी यूं ही थे, अरे बहुत अच्छा परिवार है, कि सब कितना अच्छा परिवार है, 10-12 तो गायों हैं घरे, 4-5 भैंसे हैं, 4-5 क्या है इनके पास में भैंसे हैं। ठीक है, 5-7 बकरियां भी है इनके घर में। और जो तो मतलब बहुत ही अच्छा परिवार है, इतनी गाय भैंसे बकरियां सब है। इसका मतलब फैमिली अच्छी है, फैमिली अच्छी है इसका मतलब यहाँ तो शादी होनी ही चाहिए। जबकि वर्तमान में इसका उल्टा है। तो खैर भागदूत का मतलब ये होता था रेवेन्यू ऑफिसर, क्या होता है रेवेन्यू ऑफिसर। फिर कहते हैं भाई बलि। तो बलि क्या होता है कि राजा को दिया जाना स्वैच्छिक कर, इच्छा से दिया जाने वाला कर है। इसी को अपन उत्तर वेदी काल में पढ़ेंगे, तब अपन कहेंगे इसको ये अब अनिवार्य हो गया था। क्या हो गया था ये अनिवार्य। कि भाई बलि का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस। बलि का मतलब भी क्या होता है सेक्रीफाइस, कि भाई तुम्हें ये तो बलि देनी ही पड़ेगी, ये तो राजा को। तो अगर आरंभ में स्वेच्छा से देते थे, बाद में अनिवार्य कर दिया गया।